नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सब आधुनिक हिंदी के आधार पर और सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हमारे 2023-24 में अलग अलग राज्यों की हिंदी के एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारी उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जो टॉपिक वाइज है, जो परीक्षा वाणी बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और बताया गया है पूरी डिटेल के साथ। तो अगर आप अभी तक उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, एक बार वहां जाके देखो। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनें, अर्थात ऐसा विकल्प जो हमारा गलत दिया गया है। पहला देख लेते हैं जो दिया गया है उपयोगी का। उपयोगी का उपादेय होता है और इष्टकर होते हैं, दोनों सही है। उसके बाद काक का सारंग तो होता है लेकिन मयूर नहीं होता, तो जो हमारा गलत है ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत दिया गया है। उसके बाद सी में देख लेते जो पुष्कर है, जलाशय होता है और ताल होता है, दोनों सही है। भूमि का मही होता है और धरा होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो जो हमारा गलत का चयन करना था हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। हमारे उत्तराखंड एसआई का जब पिछला पेपर हुआ था तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन अकेले समास से थे। समास से क्वेश्चन आते हैं और अब हमारे एग्जाम में समास से क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, समास एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आप इसे सही से पढ़ लो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, धर्म परायण, धर्म में परायण, क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद दिया गया है दूसरा, भयभीत, भय के द्वारा भीत या भय से भीत, दोनों सही है, ये भी सही है। अगला क्या है, कृष्ण आश्रित, कृष्ण को आश्रित, तो को नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, कृष्ण पर आश्रित हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा गलत का चयन करना था ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट जो दिया गया है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा समास विग्रह गलत था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत था। उसके बाद समास के बारे में जो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है, पूछा जाता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी को छोटा कर देना और बताते समय कितना छोटा कर देना, 1/3 कर देना। ठीक है, तो याद रखना समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। ठीक है, उसके बाद समास की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो याद रखना समास की उत्पत्ति अस धातु से हुई है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं समास के भेद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत में भेद कितने होते हैं, तो संस्कृत में भेद होते हैं 6। और पूछा जाए हिंदी में समास के भेद कितने होते हैं, हिंदी में भेद होते हैं 4। ठीक है, ये जानकारी थी, बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम संस्कृत में समास पढ़ते हैं तो हम पूरे 6 समास पढ़ते हैं जो हमारे होते हैं, अव्यवहार समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुब्री। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इस कारण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे हिंदी में 2 समास, कौन कौन से, द्विगु और कर्मधारय। तो द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष मान लिया जाता है। इससे अलग के जो बचे होते हैं वो हिंदी में भी होते हैं, जैसे अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। ठीक है, तो याद रखना पूछा जाए हिंदी में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, 6 होते हैं। बाकी समास के बारे में जो बताया है वो सब चीजें याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा समास से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास नहीं है, ऐसा समास जो अव्ययभाव समास नहीं है। अव्ययभाव समास के बारे में आपसे कई बार बात हो चुकी है कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। और इसमें उपसर्ग के रूप में क्या आते हैं, आ शब्द आता है,
अनु, यथा, यावत, हर, भर, नी, डर और बे। उसका बाद रिपीट होंगे सेम शब्द, जैसे घर घर, दिन दिन। अगर रिपीट हो सेम शब्द तो भी हमारा अव्ययभाव समास होता है, और अगर ये कहीं पे हमारे उपसर्ग मिल जाए जैसे आ, अनु, यथावत, हर, वर, नी, डर, वर, बे, तो कौन सा समास हो जाता है हमारा? अव्ययभाव समास हो जाता है। अब देख सकते हैं, हम सभी में देखो पहचान सकते हैं, जैसे दिया गया नी, प्रति, यथा, आसानी से पहचान हो गई। ये यानी है आ, अनु, यथावत, हर, वर, नी, डर, वर, बे, तो पहचान हो सकती है। तो कौन सा अव्ययभाव समास नहीं होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशभक्ति हमारा अव्ययभाव समास नहीं होगा। तो फिर इसमें कौन सा समास होगा? तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना समास जिस तरह से बताया अव्ययभाव समास आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सब लेटेस्ट हैं, सब उठाए गए हैं। कोई मध्य प्रदेश में आया होगा, कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, या अपने खुद उत्तराखंड में आए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। पहला तो आपको लोकोक्ति याद रखनी है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। तो लोकोक्ति क्या होती है? हमारी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है? वाक्य का अंश होता है। उसके बाद पूछा जाता है लोकोक्ति किस भाषा से ली गई है। तो याद रखना लोकोक्ति जो ली गई है हमारी कौन सी भाषा से ली गई है? संस्कृत भाषा से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या था, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसमें क्या है, भलाई करने में क्या पूछना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो हमारा मुहावरे से है। पहला क्या है? लोकोक्ति से, दूसरा मुहावरे से। दोनों अलग अलग होते हैं और आपको याद रखना है। इसमें दिया गया गंगा जल उठाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा क्या होता है हमारा? तो याद रखना ये एक वाक्य का अंश होता है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। अन्य बात जो याद रखना, मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं गंगा जल उठाना का सही अर्थ क्या होता है? कसम खाना। गंगा जल उठाने का सही अर्थ क्या होगा? कसम खाना, कि अब मैं गंगा जल उठाता हूं कि प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। सही। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, स्त्रीण के लिए सही वाक्यांश बताना है। स्त्रीण क्या होता है? स्त्रीण होता है ऐसे पुरुष जो महिलाओं वाली हरकत करते हैं, अर्थात स्त्रियों जैसे स्वभाव वाले, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाले आपको टिकटॉक पर देखने को मिल जाएंगे इस तरह के स्त्रीण जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निपात के भेद होते हैं। निपात के कितने भेद होते हैं? तो पूछा है निपात के कितने भेद होते हैं? तो निपात के 9 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि निपात होते क्या है। तो याद रखना वाक्य पर बल देने का कार्य कौन करते हैं? तो निपात करते हैं। ठीक है, वाक्य पर बल देने का कार्य कौन करते हैं? निपात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं और उसका पर बोलते हैं पढ़ता तो हूं, तो शब्द ने जो बल दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। ठीक है, निपात को और जो आपको याद रखना है, निपात हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर इनका कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन निपात से आए हुए हैं, और उसमें यह भी आया है कौन सा निपात दिया गया है कौन सा नहीं है। अगर आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, रूपक अलंकार का भेद नहीं है। रूपक अलंकार का भेद नहीं है। पहले तो रूपक अलंकार के बारे में याद रखना कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता है।
ठीक है। उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता है, किसमें? रूपक अलंकार में। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है रूपक अलंकार का भेद नहीं है, तो इसके भेद याद रखना है कि इसके कितने भेद होते हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला निडक, दूसरा सडक और तीसरा पारंपरिक। तो रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, निडक, सडक और पारंपरिक। तो होता कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ये नहीं होता, अर्थात अभंग रूपक अलंकार का भेद नहीं है। तो फिर ये किसका भेद हो जाएगा? तो याद रखना ये हमारा श्लेष अलंकार का भेद है। ठीक है, श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक तो याद रखना अभंग जो दिया गया है, दूसरा हो जाएगा सैभंग। अभंग और सैभंग किसके भेद है? श्लेष अलंकार के। जबकि निडक, सडक और पारंपरिक किसके रूप है? तो रूपक अलंकार के। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कभी पूछा जाए अलंकार के बारे में, अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है? तो याद रखना अलंकार का संस्थापक, तो अलंकार का संस्थापक बोला जाता है आचार्य वामन को। अलंकार की परिभाषा किस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई है? आचार्य दंडी द्वारा। ठीक है, आचार्य दंडी की महत्वपूर्ण पुस्तक आती है 10 कुमार चरित। उसके बाद पूछा जाता आचार्य दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं? तो अलंकारवादी कवि कहते हैं केशव दास को। अलंकार का सम्राट केशव दास को कहते हैं। अलंकार का बादशाह भी केशव दास को कहते हैं। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजावट करना। और अलंकार के अन्य जो नाम है याद रखना आभूषण, गहना, जेवर और पदक। ठीक है, तो अलंकार के बारे में बेसिक जानकारी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कारक से क्वेश्चन दिया गया है, और कारक में क्या दिया गया है? नमस्ते में कारक होगा। बस इतना ही दिया गया है कि नमस्ते में कौन सा कारक होगा। नमस्ते में कौन सा कारक होगा। कारक के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी कि कारक कैसे शब्द है, ये हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं? कारक को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए कारक के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल आसान है, कारक के 8 भेद होते हैं। एक व्यक्ति आते हैं, हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कितने कारक माने गए हैं? तो याद रखना किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर 6 कारक माने गए हैं। उसके बाद सर्वनाम में कितने कारक माने गए हैं? तो सर्वनाम में 7 कारक माने गए हैं। कौन सा कारक नहीं माना गया? तो याद रखना संबोधन कारक को सर्वनाम में काउंट नहीं किया जाता है, तो इसे हटा दिया जाता है। बचे हुए सब जो बचे हुए 7 सर्वनाम है, बचे हुए 7 जो कारक है वो सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पूछा जाए संज्ञा में कारक के भेद, तो संज्ञा में पूरे होते हैं, जितने कारक होते हैं सब होते हैं संज्ञा में। ठीक है, तो ये कारक के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, परिभाषा पूछी जाए यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। कारक की परिभाषा क्या होती है? तो याद रखना संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ऐसी चीज जो सदा के लिए दे दी जाए, जैसे जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो सदा के लिए दे देते हैं, चाहे सामने वाला नमस्ते ले या ना ले। उसके बाद नेक्स्ट कोई चीज नमस्ते के साथ साथ आपको याद रखना है
जब हम देवी देवता को चढ़ा देते हैं, जब कोई चीज हम देवी देवता को चढ़ा देते हैं, या तब हम कोई नमस्ते की बात करते हैं, या कोई चीज सदा के लिए दे दी गई। ठीक है, अब देखो ये तीन चीज समझना, कोई चीज सदा के लिए दे दी गई, जैसे देवी देवताओं को कोई चीज चढ़ाई गई है तो सदा के लिए चढ़ा दी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हुई तो आप मंदिर जाकर उसे वापस ले आओगे। ठीक है, या किसी को नमस्ते करिए आपने, उसने नमस्ते नहीं ली, तो ऐसा तो नहीं भाई तूने नमस्ते नहीं ली वापस करो। तो जो चीज सदा के लिए दे दी जाए, जो चीज सदा के लिए दे दी जाए, उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, कोई भी चीज जो सदा के लिए दे दी जाए, चाहे उसमें कारक बना के पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप आंख बंद करके कारक लगा देना, कौन सा? संप्रदान कारक। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो हमारा दिया गया है करण कारक, इसमें क्या होता है? कोई भी चीज अंग भंग की बात हो तो करण कारक होता है, और यदि समय पूछा जाए, ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाए हमारा? करण कारक। इसमें क्या होता है? इसमें साधन का बोध होता है। करण कारक में किसका बोध होता है? साधन का बोध होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अपादान में क्या होता है? देखो अपादान में क्या क्या चीजें होती है? इसमें प्रेम की बातें होती है, जहां प्रेम होगा वहां तो घृणा होनी ही है। प्रेम, घृणा, सीखना, दूरी, डर, लज्जा, अगर ये कहीं मिल जाए तो अपादान कारक हो जाएगा। ये कारकों के अपवाद होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नमस्ते में कौन सा था हमारा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया हमारा, द्वित्व प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता। किसे द्वित्व प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता? प्रत्यय से क्वेश्चन है, प्रत्यय के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसके कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ आता है? तो याद रखना ये धातु के साथ आता है और क्रिया के साथ आता है। पहला कृत प्रत्यय होता है, दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है तद्धित प्रत्यय किसके साथ आते हैं? तो याद रखना तद्धित प्रत्यय में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आता है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि तद्धित प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता। किसे नहीं माना जाता? अब देख लो तद्धित प्रत्यय का अंग क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। अर्थात संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा और हमारा विशेषण भी हो जाएगा। होगा क्या नहीं? क्रिया नहीं होगा। तो क्रिया किसका भेद है? तो क्रिया कृत प्रत्यय का भेद है। ठीक है, प्रत्यय से क्वेश्चन थे। प्रत्यय के बारे में अन्य जानकारी कि ये क्या होते हैं? हमारे अभिकारी होते हैं। ठीक है, और शब्द का अंश होते हैं। क्या होते हैं? शब्द का अंश होते हैं प्रत्यय। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो भी क्वेश्चन होंगे आज की हिंदी के आधार पर करे गए। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। परदेसी किस बोली का नाम है? परदेसी किस बोली को हम परदेसी कहते हैं? देखो जिस भी बोली को हम परदेसी कहते हैं, आपको ये याद रखना है कि जो परदेसी नाम दिया है ये किस व्यक्ति द्वारा दिया गया है? तो याद रखना आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परदेसी नाम दिया है। और परदेसी बोला किसे जाता है? तो याद रखना खड़ी बोली। ठीक है, देखो यहां तो क्वेश्चन पूछा गया कि परदेसी किस बोली का नाम है, हमने आंसर लगा दिया खड़ी बोली का। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली को परदेसी किसने बोला है? तो याद रखना आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, ये जो हमारी खड़ी बोली दी गई है इसके अन्य नाम क्या है? इसे बोलते हैं गवारू। क्या बोलते हैं? गवारू बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसे ही बोलते हैं हम मानक भाषा। ठीक है, अन्य नाम क्या है खड़ी बोली का? कोरवी। तो ये सब किसके नाम है? याद रखना खड़ी बोली के क्या क्या है? परदेसी, गवारू, मानक भाषा और कोरवी। उसके बाद बात कर लेते हैं अब जयपुरी के। जयपुरी के क्या क्या नाम है पता है आपको? पहला बोलते हैं हाड़ौती
और दूसरा नाम हो जाएगा ढूंढाड़ी। ठीक है, तो जयपुरी के नाम, खड़ी बोली के नाम यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद देखो, भारत में जितनी भी बोलियां हैं, भारत में जितनी भी बोलियां हैं उसकी उसमें सबसे प्राचीन जो बोली है वो हमारी ब्रज है। और ब्रज पूरा नाम आता है ब्रज भाषा, लेकिन ब्रज भाषा नहीं है, ब्रज बोली है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन बोली कौन सी है, तो कहना ब्रज भाषा। जबकि आप कहोगे इसके नाम के साथ तो भाषा आता है, कोई बात नहीं, भाषा इस वजह से बोला गया कि इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा बड़ा है, अर्थात अब ये बोली नहीं है, अब ये भाषा का रूप ले चुकी है, क्योंकि इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। और बोली होती है, देखो बोली क्या होती है, जैसे एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में छोटे से हिस्से में कोई अगर भाषा बोली जाती है तो उसे हम बोली बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो पूरे क्षेत्र में बोली जाएगी तो वो बन जाएगी भैया भाषा। ठीक है, यही अंतर होता है बोली और भाषा में। जैसे नेपाली हमारे यहाँ बोली का काम करती है और नेपाल में नेपाली भाषा है। ठीक है, तो ब्रज क्या है, ब्रज हमारी एक बोली है, लेकिन भाई इसका क्षेत्रफल बढ़ा तो अब इसने रूप ले लिया किसका, भाषा का। अब मेन बात कर लेते हैं, बस इतना बता दो कि ब्रज भाषा है या बोली, तो कहना ब्रज एक बोली है, जबकि इसके नाम के साथ भाषा जुड़ा होता है, और ये भारत की सबसे प्राचीन बोली है। ठीक है, सबसे प्राचीन बोली कौन सी है, तो कहना ब्रज है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना, ब्रज के अन्य नाम पूछे जाते हैं। सूरसेन इसका अन्य नाम है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं इसे, अंतर्वेदी भी बोलते हैं। अंतर्वेदी, सूरसेन और प्राचीन किसके नाम है, सब ब्रज के ही नाम है। ठीक है, उसके बाद हरियाणवी के नाम, हरियाणवी क्या बोलते हैं, देसानी, देसी जो बोलते हैं देसानी, अन्य नाम होगा बांग। अब देखो यहीं पे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब यहां से बाहर तो आना नहीं है, ये इन्हीं से पूछे जाते हैं, खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रज भाषा, हरियाणवी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, परदेसी किसे कहते हैं, हम खड़ी बोली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन समझना, किस संयुक्त व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, किस संयुक्त व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब बात कर लेते, देखो ये जो हमारा 6 दिया गया है, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या और सैम आ जाएगा। जो हमारा त्रय दिया गया है ये तय और रैम आ जाएगा। उसके बाद जय ज्ञानी, जय और अय्या में आ जाएगा, श्रय हमारा स और रैम आ जाएगा। अब देखो यहां पर जो दिया गया है क्वेश्चन क्या है, किस संयुक्त व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है, यहां पर तय दिया गया है, ये भी हमारा स्पर्श व्यंजन है। जो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं उनमें तो आते हैं ना, ये वही पूछा। अब यहां पर दे देते हैं, यहां पर तो जय भी और अय्या भी दोनों क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब जो लास्ट दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रय जो दिया गया है, देखो ये क्या है हमारा, स जो आता है हमारा उष्म संघर्षी में आता है, और रे हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस संयुक्त व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है इसमें प्रयोग नहीं होता है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट है, आपको याद रखना, आप जुड़ो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। किसकी दृष्टि से पूछा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पूछे गए। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं हमारे 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में सर्वनाम बताना। कौन सा, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम। तो देखो उसे क्या पता जिसे, उसे क्या पता जिसे, यहीं से पहचान हो जाएगी कौन सा हो जाएगा हमारा
संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। ठीक है, चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, बहुत आसान, धूल उड़ा दो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। चारों भेद आपको याद रखना है। पहला क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कालवाचक, काल मतलब समय। तीसरा होता है परिमाण, जिसमें नापतोल की बात होती है। और चौथा होता है स्थानवाचक। ठीक है, भेद भैया आपको जबान पे याद कर लेने हैं, बिल्कुल अगर कंठस्थ है तो हिंदी की धूल उड़ जाएगी, हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्रिया की विशेषता बताते, हमने बताया क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले बताना है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसमें पहले क्या है? क्या पहला कोई स्थान है? ठीक है, नहीं होना स्थान। ठीक है, क्या पहला कोई काल है? काल मतलब समय, तो इस समय की बात हो रही है। हाँ सर, ये समय की बात हो रही है। कौन से समय की बात हो रही है? कि पहले समय की बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर रीति होती, कोई तौर तरीका होता, तो हम ढंग की बात होती तो रीतिवाचक हो जाता, नापतोल वजन मात्रा की होती तो परिमाण हो जाता। तो ठीक है, याद रखना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ में पहला क्या है? तो कहना पहले तो एक समय है, पहले समय की बात हो रही है, अर्थात समय क्या है? काल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, दो क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गरीबों पर जुल्म ना करें, वाक्य में लुप्त विशेष्य बताना है। अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को सेट करके देखो कौन सा सटीक बैठेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले जो दिया गया है, गरीबों पर जुल्म न करें, वाक्य में लुप्त विशेष्य बताना है, अर्थात कौन सी संज्ञा है जो छुपी हुई है। गरीब ऐसा पढ़ सकते हैं, गरीब बेसहारों पर जुल्म ना करे। अगला क्या है? गरीब धनवानों, गरीब तो धनवान होने ही नहीं है, काट दो। गरीब निर्धन, एक बात हो गई। अगला क्या है? गरीब आदमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गरीब आदमियों पर जुल्म ना करे, इसमें लुप्त विशेष्य क्या है? तो कहना आदमी ही, जो दिया गया आदमी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़वाला से क्वेश्चन है भैया, गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है? किस क्रम में विब्रत स्वर दिया गया है? विब्रत स्वर कौन सा है? पहले तो आपको याद रखना, विब्रत, अर्धविब्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत, ये स्वर हमारे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वरों को अच नाम से जाना जाता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने, स्वरों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं स्वर। उसके बाद नेक्स्ट, मूल स्वर या स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11 मानी गई है। उसके बाद लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 13 होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट की क्लास में पूछा गया था संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, और ये भी बताया कौन कौन से 13 होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, अब हम ये देख लेते हैं। तो हमारे स्वरों के बारे में बेसिक जानकारी थी। किस क्रम में विब्रत स्वर है? अब बात कर लेते हैं, देखो ये जो विब्रत पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा मुख के आधार पर। स्वर, मुख के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चारों को याद रखना। पहला क्या होता है? विब्रत स्वर। दूसरा होता है अर्धविब्रत। तीसरा क्या होता है? अर्धसंव्रत। और लास्ट हो जाता है संव्रत। क्रम से भी याद रखना, आसानी होगी। उसके बाद अब देखते हैं जो हमारा दिया गया है विब्रत में क्या आता है। तो विब्रत में आता है आ। अर्धविब्रत में क्या आता है? ए आ जाएगा, ए और औ आ जाएंगे दोनों। संव्रत में ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। ठीक है, अर्धसंव्रत में। संव्रत में क्या आ जाएगा? संव्रत में दोनों ई आ जाएंगे
और दोनों ऊ आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा विव्रत है। अब हम आंख बंद करके लगा सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर देखो विव्रत में क्या दिया गया है, एक ही आता है, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, आपने कर रखे होंगे। देखो अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, यहीं से विव्रत स्वर से बताना है कि आपको बताना है ये जो हमारा री है, ये जो हमारा री है, तो मुख के आधार पर जो दिए गए हैं विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत, इन चारों ऑप्शन में ये जो हमारा री है ये कहां पर आता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है ठीक समय पर आ जाना। अब ये कारक पूछा है, ठीक समय पर आ जाना, ने पर किस में आता है, ठीक समय पर आ जाना। ठीक है, अर्थात कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पीछे भी कारक से था, तब हमने कारक को पूरा विस्तार पूर्वक बताया है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो ये वो क्रिया होती है जब हम कोई कार्य दूसरे से करवाते हैं। अब चार ऑप्शन दिए, देखो किसमें कार्य दूसरे से करवाया गया है। राम ने राधा से पत्र लिखवाया, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब हम कोई कार्य दूसरे से करवाते हैं। जैसे यहां दिया गया है रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, अर्थात स्वयं नहीं लिखा, किसी दूसरे से करवाया है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ओज संज्ञा शब्द से, ओज संज्ञा शब्द का विशेषण बताना है। ओज संज्ञा शब्द का विशेषण क्या होगा, विशेषण से क्वेश्चन है, तो विशेषण के बारे में तो आपको पता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, आंख बंद करके बता देना, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है गुणवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो विशेषण के भेद याद रखना। पूछा जाए विशेषण की अवस्था, अवस्थाएं 3 होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अब देखते हैं ओज संज्ञा शब्द का विशेषण जो बनेगा कौन सा हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा हमारा ओज का ऑप्शन नंबर ए, ओजस्वी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में चंद्रमौली शब्द में समास बताना है, और मैं मानता हूं आप ये बता सकते हो। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, किस तरह से टूटेगा, चंद्र है, मौली होता है सिर, चंद्र है मौली पर जिसके। ठीक है, अर्थात किसकी बात हो रही है, शिव की बात हो रही है। ठीक है, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, इसमें कौन सा समास बन जाएगा हमारा, आपको सभी को पता है बहुब्रीहि समास बन जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हो गई आपकी बात जो आपको पता है। आपको अब जब आप यहां आए हो तो आपको यह भी याद रखना बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं। तो बहुब्रीहि समास के 5 भेद होते हैं, और हमेशा के लिए याद रख लेना। पहला क्या होता है, समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण पहला याद रखना। दूसरा व्याधिकरण। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है तुल्य योग, तुल्य योग बहुब्रीहि समास। उसके बाद होता है व्यतिहार, और लास्ट हो जाता है आपका प्रादि बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो पूछा जाए बहुब्रीहि समास के भेद तो बताना 5। पहला समानाधिकरण, उसका व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार और प्रादि। ये किसके भेद है, तो याद रखना बहुब्रीहि समास के भेद है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जो हमारा दिया गया है
चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना संख्या होता है। संख्या से ही तो पहचानो कि हमारे वचन की एक है, दो है या अनेक है। तो चिड़िया का बहुवचन शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया। पहला वचन से था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा लिंग से पूछा गया और इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नदी, गाय, गंगा, रवि। बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को आपको यह भी याद रखना है कि लिंग की पहचान किस शब्द से होती है? तो लिंग की पहचान होती है संज्ञा शब्द से। ठीक है, हिंदी में कितने भेद होते हैं? हिंदी में 2 होते हैं लिंग के। उसके बाद बात कर लेते हैं संस्कृत में कितने होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं 3। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रवि स्त्रीलिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बहुवचन के रूप में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है इसमें किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में नहीं होता। आंख बंद करके उड़ा देना। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट करेंगे होंगे तो ये तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब जो आपको बताना है, अब बात कर लेते हैं हम अपने गिव अवे के बारे में। गिव अवे में जो आपको बताना है, पहले तो आपको यह बताना है कि कोरबी बोली जो है हमारी, कौन सी बोली? कोरबी। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? दूसरा बताना आपको बिहारी और राजस्थानी बोली का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताना आपको सूरदास जी के गुरु का नाम बताना। ठीक है, ये आपके लिए गिव अवे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।